नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये जो आपके ग्लोबल लीडर हैं बहुत गजब ढाते हैं, इनसे कुछ होता जाता नहीं तो अजब गजब के समझौते कर लाते हैं। अमेरिका इजराइल से समझौता करता है कि वह गजा में पानी की सप्लाई शुरू कर दे, जैसे बम के हमले का शिकार केवल पानी मांग रहा है। बॉम्बर का काम करने वाले ये ग्लोबल लीडर प्लम्बर का भी काम करने लगे हैं। ये बमबारी रुकवाने के लिए समझौता नहीं कर पाए, मगर पानी की सप्लाई के लिए समझौता कर लेते हैं, महान बन जाते हैं। इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि दक्षिण गजा के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई बहाल करने को लेकर नेतन्याहू और बाइडेन के बीच में सहमति हुई है। आखिर पानी के साथ साथ बिजली, खाने पीने की चीजें भी तो उतनी ही जरूरी हैं। उसके लिए अभी तक ग्लोबल लीडर रास्ता नहीं निकाल पाए। पानी की नजर से इस युद्ध को देखेंगे तो आपको ग्लोबल लीडर की चुप्पी और क्रूरता साथ साथ नजर आने लगेगी। कोई मुझे बता दे कि बम धमाके के बाद मोहल्ले का मोहल्ला, इमारत की इमारत जब मलबे में बदल चुकी है तो पानी की सप्लाई का सिस्टम कितना बचा होगा। बारूद और अन्य विस्फोटकों से पानी का पाइप या पानी का सोर्स कैसे बचा रह गया होगा। क्या बम पानी की टंकियों और पाइप पर नहीं गिरता होगा। यूनिसेफ ने कहा है कि 750 से अधिक बिल्डिंग मलबे में बदल चुकी है। 4,500 से अधिक फ्लैट पूरी तरह से तबाह हो गए हैं या ऐसे तबाह हुए हैं कि उनकी दोबारा मुरम्मत नहीं की जा सकती। टाइम्स ऑफ गजा एक नागरिक अखबार है, इसने कहा है कि 10,500 से अधिक फ्लैट तबाह हो गए हैं। इतने ही घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। 3,000 से अधिक इमारतों पर बम गिरा है। तो आप बताइए कि मलबों के इस ढेर में पानी की सप्लाई का कौन सा तंत्र बचा होगा जिसे इजराइल ने चालू कर दिया है। सब कुछ तबाह कर ऐलान कर दो कि हमने गजा के लिए हवा और पानी छोड़ दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने छापा है कि गजा में नल सूखने लगे हैं। जब थोड़ा सा पानी आता है तब भी सिर्फ आधे घंटे के लिए आता है और उसमें सीवर और समुद्री पानी इतना ज्यादा मिला होता है कि पीने लायक नहीं होता। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक होने के बाद उन्होंने अपनी जनता से कहा कि पानी पीते रहिए। क्या वो ऐसा ही आग्रह फलस्तीन के लोगों से कर सकते हैं जिन्हें पानी की जगह गंदा पानी मिल रहा है। यूनिसेफ ने भी कहा कि बच्चे भी गंदा पानी पी रहे हैं। पानी से फैलने वाली बीमारियों के बढ़ने की आशंका है। सड़कों पर कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाने के कारण भी बीमारी का खतरा बढ़ने लगा है। उत्तरी गजा में सबसे अधिक बमबारी हो रही है। वहां नल से पानी दिया जाता है, मगर उस नल से भी कीचड़ सना पानी आ रहा है। रॉयटर्स ने खबर दी है कि गजा के लोग समंदर का खारा पानी पीने लगे हैं। कुछ लोग समंदर के किनारे कुआं खोद रहे हैं तो कुछ उस टैप वाटर के भरोसे हैं जिससे अब सीवेज का गंदा पानी मिला हुआ आ रहा है। इस खबर को पढ़ते ही मुझे 6 साल पुराना यह वीडियो याद आ गया जो बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू यहां पानी का जाम टकरा रहे हैं। उसी जमीन के एक हिस्से के लोग समंदर का खारा और गंदा पानी इन दिनों पी रहे हैं। जिस जमीन से लगे समंदर के पानी को साफ कर पानी का जाम पेश किया जा रहा है। पानी को लेकर एक खबर यहां देना चाहता हूं। अल शिफा अस्पताल का स्टाफ अपने शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए आईवी बैग से पीने के लिए मजबूर है। जो पानी मरीज को चढ़ाया जाता है उससे डॉक्टर प्यास बुझा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि इस अवसर पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। गल मोबाइल समुद्र के पानी को साफ करने वाला एक एकीकृत वाहन है जो साफ एवं स्वच्छ पेयजल के लिए डिजाइन किया गया है। इजराइल ने पानी साफ करने की तकनीक तो बना ली, मगर किसी को प्यासा नहीं मारना चाहिए, यह इंसानियत नहीं सीखा। इस बीच खबर आती है कि मैकडॉनल्ड इजराइल की सेना को मुफ्त में बर्गर देगा। किसी ने सोचा ही नहीं कि दुनिया की चौथी शक्तिशाली सेना के जवान क्या बर्गर लेकर युद्ध भूमि में जा रहे हैं। वैसे इजरायली लोग अपनी सेना के लिए अच्छी अच्छी चीजें भी पकाकर भेज रहे हैं। एक तरफ गजा के लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल की सेना को बर्गर और कुकीज बांटा जा रहा है। यह तस्वीरें विश्व स्वास्थ्य संगठन की हैं। दुबई के उनके वेयरहाउस से मेडिकल सप्लाई की खेप लेकर यह विमान इजिप्ट के एयरपोर्ट पर उतर गया है।
जैसे ही इजिप्ट की तरफ से रफा की सीमा खोली जाएगी, मेडिकल की यह सप्लाई गजा के अस्पतालों में पहुंचा दी जाएगी। WHO ने कहा है कि अगर इन सप्लाई के पहुंचने में 1 घंटे की भी देरी होती है तो उसका मतलब है और अधिक संख्या में महिलाएं, बच्चे, बच्चियां और पुरुषों की जान चली जाएगी। अस्पताल से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर यह सप्लाई मौजूद है और लोग इसके बिना मर जाएंगे। इससे बड़ी नाकामी हमारे सूट बूट वाले ग्लोबल लीडरों की क्या हो सकती है, जो हजारों करोड़ रुपए के मंडप में फोटो खिंचाकर सुपर पावर बनते हैं। इन ट्रकों में इतनी दवाएं हैं कि 3 लाख से अधिक लोगों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। 1200 घायल मरीजों और 1500 से अधिक अन्य मरीजों का इलाज हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए जिंदगी मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी है। अफसोस, इजराइल ने इजिप्ट की रफा सीमा पर भी बम गिरा दिया है गजा वाले हिस्से में, ताकि राहत के सामान से भरे ट्रक आसानी से भीतर ना आ सकें। केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर अस्पतालों के लिए जरूरी सामान से भरे ट्रक खड़े हैं। दुनिया भर के ग्लोबल लीडरों को आप पुकार कर देखिए, उनकी ताकत से क्या ये ट्रक 20 किलोमीटर का फासला तय कर पाएंगे, या फिर इन सबका एक ही काम है, एक जगह कहीं जमा हो जाओ और आपके रद्दी अखबारों में छपने के लिए फोटो खिंचवाओ कि हम ग्लोबल लीडर हैं। WHO हाहाकारी अंदाज में चेतावनी दे रहा है कि अस्पतालों के पास समय बहुत कम है, लोग अस्पताल के भीतर तड़प कर मर जाएंगे। इसके बाद भी ना इजिप्ट, ना इजराइल, ना अमेरिका किसी का ईमान डोल रहा है, किसी का प्रयास काम नहीं आ रहा। उधर अल शिफा अस्पताल ने कहा है कि संक्रमण रोग फैलने का खतरा है, शौचालय के लिए पानी नहीं है। इजराइल गजा पर हजारों बम बरसाया जा रहा है, हजारों की संख्या में फलस्तीनी घायल हो रहे हैं। 2800 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। हर दिन 275 फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। इस तरह से किसी को मरता देख जो जिंदा बचा है वह खुद को भी मरा हुआ मान लेगा। कहा गया कि गजा के लोग उत्तर से दक्षिण में खान यूनुस की तरफ जाएं, मगर वहां भी बमबारी में 70 लोग मारे गए हैं। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का आंकड़ा तो 724 बच्चों के मारे जाने का है। यूनिसेफ इसीलिए युद्ध विराम की बात कर रहा है क्योंकि गजा में 9 लाख से अधिक बच्चे हैं। केवल इनके मार दिए जाने की बात नहीं है, इतनी हिंसा इन बच्चों पर क्या मानसिक असर करेगी, दुनिया इससे अनजान नहीं रह सकती। गजा में घायल बच्चों के लिए एक नई शब्दावली गढ़ी गई है। गजा के डॉक्टर घस्सान अबू सित्ता ने ट्विटर पर WCNSF लिखा है, यानी वुंडेड चाइल्ड नो सर्वाइविंग फैमिली। परिवार में कोई नहीं बचा, घायल बच्चा अकेला तड़प रहा है। जब से बमबारी शुरू हुई है तब से हर 15 मिनट में एक बच्चा मार दिया जाता है। WHO ने एक तरफ इजरायली हमले के शिकार अस्पतालों का ब्यौरा दिया है, तो यह भी बताया है कि अश्कलान के बर्जिलियाई मेडिकल सेंटर में वर्षों से इजरायली और फलस्तीनी मरीजों का इलाज होता रहा है। उस अस्पताल पर भी हमला हुआ और यह हमला हमास के रॉकेट से हुआ है। यह वो अस्पताल था जहां गंभीर रूप से घायलों का रेफरल इलाज हुआ करता था। WHO को डर है कि अब कहीं इजराइल के अस्पतालों को निशाना न बनाया जाने लगे। बमबारी के कारण 3 अस्पतालों को बंद करना पड़ा। कई स्वास्थ्यकर्मी मारे गए हैं। ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं, मगर वे अस्पताल में दिन रात इलाज कर रहे हैं। गजा के अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। अस्पताल के बाहर जमीन पर इमरजेंसी इलाज चल रहा है। ऐसी तस्वीरें भी आई हैं। इन बातों के डिटेल भी उसी तरह बताए जाने चाहिए जिस तरह आपका गोदी मीडिया बमों और बंदूकों की गिनती करने में लगा है। 20 से अधिक एम्बुलेंस भी बमबारी की शिकार हो गईं। WHO ने बताया कि 3 अस्पताल तो इस कदर क्षतिग्रस्त हुए हैं कि अब काम नहीं कर रहे। एक अस्पताल से मरीजों को हटाना भी पड़ा। अस्पताल में बिजली की सप्लाई तेजी से खत्म हो रही है। मरहम पट्टी के जरूरी सामान से लेकर जीवन रक्षक दवाओं की कमी है। ब्लड बैंक में खून की कमी है। रॉयटर्स ने खान यूनिस के नासिर अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद जकूत का बयान छापा है। वे बता रहे हैं कि हमारे पास किडनी के 220 मरीज हैं। आज रात हमारी आधी मशीनें काम करना बंद कर देंगी और हम इन सब के लिए डायलिसिस नहीं कर पाएंगे। इस अस्पताल के बारे में अल जजीरा ने लिखा है कि हर मिनट यहां एक मरीज आ रहा है। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कह दिया है कि अगर अस्पतालों का काम करना बंद हो गया तो सारी दुनिया पर इसकी नैतिक जिम्मेदारी होगी।
क्या इन खबरों को सुनना इतना आसान है? हम भी समझते हैं कि आपके दिलो दिमाग पर कैसा असर पड़ रहा होगा, मगर देखिए कि दुनिया ने क्रूरता के कितने कोने आपके आसपास बना दिए हैं। फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे दिखाकर दुनिया को बेहतर बनाने का दावा किया जाता है। आपको लगता है कि हमारी दुनिया बेहतर हो गई? 20वीं सदी के भयावह युद्ध के दौर के बाद तमाम देशों ने मिलकर युद्ध के नियम बनाए। 21वीं सदी में सारे नियम ध्वस्त हो गए। अल शिफा अस्पताल परिसर में 35 से 40 हजार लोग शरण ले रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अल शिफा से रिपोर्ट किया है कि अस्पताल का स्टाफ आसपास के इलाके से किसी तरह ईंधन जमा कर रहा है, क्योंकि अगर ईंधन नहीं रहा तो आईसीयू के मरीज, इंक्यूबेशन में भर्ती शिशु और सर्जरी का इंतजार कर रहे लोगों की मौत हो सकती है। सोचिए, इस तरह से लोग एक झटके में मार दिए जाएंगे। इजराइल ने उत्तरी गजा में 22 अस्पतालों की इमारत को खाली करने के लिए कहा है। इनमें 2000 से अधिक मरीज भर्ती हैं। अल शिफा अस्पताल को भी खाली करने के लिए कहा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि यहां पर 70 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, 200 को डायलिसिस दिया जा रहा है और कई बच्चे इंक्यूबेटर पर हैं। वहां के डॉक्टर कह रहे हैं कि हम अंत तक मरीजों का इलाज करेंगे, लेकिन हमारे ग्लोबल लीडर सूट बूट में फोटो खिंचवाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO को लेकर निराशा जाहिर की है। कहा है कि इजराइल युद्ध के क्षेत्र में नागरिकों को होने वाले नुकसानों को कम से कम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमास इजराइल के शहरों में घुसकर बच्चों को मार रहा है, महिलाओं का बलात्कार कर रहा है, बीमार और बुजुर्ग को बंधक बना रहा है। लेकिन WHO का ध्यान केवल गजा की तरफ है। इजराइल ने तो लोगों की जान बचाने के लिए कहा था कि उत्तरी गजा से चले जाएं, लेकिन WHO हमास के पक्ष में उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह WHO को भी निशाना बनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA के प्रमुख ने कहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। पिछले 8 दिनों में गजा पट्टी में 1 बूंद पानी, 1 बूंद अनाज और 1 लीटर ईंधन भी नहीं गया है। इजराइल कह रहा है कि हमास गजा के लोगों को अपनी ढाल बना रहा है, तो क्या उसके पास यही रास्ता बचा है कि वह बिना फर्क किए सभी को बम से मार दे, दवा और बिना पानी के मार दे? क्या यह सब नरसंहार, जिनोसाइड नहीं है? फलस्तीन पर यूएन की स्पेशल रिपोर्टर फ्रांचेस्का एल्बनीजी ने अल जजीरा से कहा है कि इजराइल फलस्तीनियों का सामूहिक नरसंहार कर चुका है और अब फिर से आत्मरक्षा के नाम पर नरसंहार किए जा रहा है। मगर मैं नहीं जानती हूं कि क्या यूएन में इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि हमास का हमला जघन्य अपराध नहीं था, लेकिन इस समय तुरंत युद्ध विराम की जरूरत है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि युद्ध के दौरान इतनी बड़ी संख्या में फलस्तीनियों को उनकी जगह खाली करने के लिए कहा गया है। फ्रांचेस्का एल्बनीजी ने कहा है कि मैं इस बात से चिंतित हूं कि यूएन के महासचिव ने युद्ध विराम की बात नहीं की है। गजा पर पहले से ही 16 साल से खाने को लेकर सीज है, प्रतिबंध है। वहां के लोग 5 ऐसे युद्ध देख चुके हैं। इस बार घर, अस्पताल, एम्बुलेंस, रिफ्यूजी कैंप पर हमले हो रहे हैं। गजा में 600 अमेरिकी नागरिक हैं। इस शोर में उन परिवारों के हौसले को समझिए जिनके अपने बंधक बनाए गए या हमास के हाथों मार दिए गए। उनमें से कईयों ने कहा है कि गजा के साथ इजराइल गलत कर रहा है। हारिस अखबार ने एक पिता का इंटरव्यू छापा है। याकूब अरगामानी की 26 साल की बेटी नोआ बंधक बना ली गई हैं। पिता ने कहा है कि ईमानदारी से कहें तो गजा में भी परिवार के परिवार अपने बच्चों की मौत का शोक मना रहे हैं। वहां भी पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। वहां भी मौतें हुई हैं और ज्यादा लोगों को मार देने से क्या हासिल होगा? हमारी तरह वे भी दर्द में हैं। इस पीड़ा को समझने का प्रयास कीजिए। मैं नोआ के लिए तड़प तो रहा हूं, लेकिन गुस्से से नहीं, संवाद के जरिए हल चाहता हूं। इस वक्त में ऐसा कहना बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो असली ग्लोबल लीडर यही नागरिक हैं जो इस हाल में भी संयम बरत रहे हैं, युद्ध के खतरे और वहशीपन को समझ रहे हैं। गजा में राष्ट्रीय स्तर के 35 एनजीओ, 29 इंटरनेशनल एनजीओ, संयुक्त राष्ट्र की 13 एजेंसियां काम करती हैं। मानवाधिकार से जुड़े 11 कार्यकर्ता भी मारे गए हैं। क्या इनमें से भी कोई हमास का है? क्या अस्पतालों में भी हमास के डॉक्टर हैं? संयुक्त राष्ट्र की तरफ से 100 से अधिक शरण स्थल बनाए गए हैं।
जहां लोगों ने जगह ली है, मगर अब इन केंद्रों में भी हमले की खबर है। UNRWA यानी संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी ने लिखा है कि 1,12,000 लोगों को साप्ताहिक राशन नहीं मिला क्योंकि UNRWA का राशन केंद्र बंद रहा। तो लोगों के पास अनाज नहीं, भोजन नहीं, पानी नहीं, दवा नहीं। इस हालत में वे दिन रात यहां से वहां भाग रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रपति ने अब साफ साफ कह दिया है कि गजा में कोई निर्दोष नागरिक नहीं है, पूरा देश इसके लिए जिम्मेदार है। यह सही नहीं कि गजा के लोगों को पता नहीं था, यह गलत है कि गजा के नागरिक इसमें शामिल नहीं थे। तब फिर इजराइल यह बता दे कि उसे क्यों नहीं पता चला कि इतना बड़ा हमला होने वाला है। इजराइल क्यों नहीं जान सका? क्या 23 लाख लोग इतने बड़े हमले की सीक्रेट प्लानिंग में शामिल हो सकते हैं और इजराइल को पता भी ना चले? तो क्या गजा के 9 लाख बच्चे भी हमास के साथ इस साजिश में शामिल थे? किसी समूह की कार्रवाई के बदले पूरी आबादी को सामूहिक दंड दिया जा रहा है। इजराइल पर इस बात का असर होना बंद हो चुका है। राष्ट्रपति के हिसाब से गजा में जो भी है हमास है। यही नहीं, ब्रिटेन में इजराइल की राजदूत ने कहा है कि गजा में कोई मानवीय संकट नहीं है। इजराइल इजरायलियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, हमास फलस्तीनियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इस पर ट्विटर पर एक व्यक्ति ने लिख दिया, क्या अब इजराइल हमास को आधिकारिक रूप से मान्यता दे रहा है? क्योंकि अब तक उसे आतंकी संगठन कहा जा रहा था। राजदूत ने यह भी कहा कि हमास के कारण ही इजराइल पर हमला हुआ और अब वो अपने लोगों से कह रहा है कि उत्तरी गजा छोड़ दे, इसकी कीमत हमास को चुकानी पड़ेगी। इजराइल आक्रामक होता जा रहा है, वो किसी की नहीं सुन रहा। वह गजा को लेकर किसी भी प्रकार के नैतिक दबाव में नहीं है। उसे रोकने के सारे बयान खोखले साबित हो रहे हैं। मदद पहुंचाने के लिए इजराइल अपनी तरफ से रास्ता देने की बात नहीं कर रहा, इजिप्ट पर दबाव डाल रहा है, मगर उस सीमा के पास भी बमबारी कर दे रहा है। इजिप्ट के दरवाजे पर मदद की सामग्रियों वाले ट्रक खड़े हैं और इजराइल गजा की सीमा वाले हिस्से पर बम बरसा रहा है, गड्ढे कर दे रहा है ताकि अगर कभी सीमा खुल भी जाए तो सामान को भीतर तक ले जाना आसान ना रहे। हजारों इमारतों के मलबे में बदलने के बाद इजराइल की राजदूत कह रही हैं कि इजराइल सुनिश्चित कर रहा है कि सभी फलस्तीनी नागरिक सुरक्षित रहें और हम उन्हें दक्षिण में जाने का मौका दे रहे हैं जहां उन्हें शरण मिले। इजराइल केवल मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहा है, उनके ये बयान है। लेकिन आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इजराइल इन्हें मलबों में बदलकर फलस्तीनी लोगों की सुरक्षा कर रहा है? एक तरफ वो कहता है कि सभी फलस्तीनी हमास हैं, गजा में कोई निर्दोष नागरिक नहीं है, दूसरी तरफ यह भी कहता है कि फलस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा कर रहा है। क्या इजराइल दुनिया को यह यकीन दिलाना चाहता है कि इतनी छोटी सी जगह में हमास ने हजारों इमारतों में सैनिक ठिकाने बना लिए? गजा का रास्ता तो बंद है। आखिर गजा के पास सैन्य शक्ति के लिए इतने साजो सामान कहां से आ गए और इजराइल को पता क्यों नहीं चला? 10 दिनों से ज्यादा बीत गए, किसी को पता नहीं कि इस हमले का अंत कैसे होगा और क्या होगा। अखबारों में छप रहा है कि बाइडेन इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि संयम बरते। अभी तक इजराइल की किसी कार्रवाई से नहीं लगता कि इजराइल संयम बरतने के मूड में है। अरब देशों की चेतावनी भी किसी काम की नहीं। ईरान की लगातार धमकी के कारण इजराइल और भी उग्र होता जा रहा है। इजराइल पर भी लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का हमला हो रहा है और हमास का हमला अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। जब से युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका के विदेश सचिव इसी इलाके में हैं। 2 बार इजराइल जा चुके हैं, 2 बार सऊदी अरब। बाइडेन के इजराइल जाने की खबर है। सवाल है कि इजराइल जाने से पहले बाइडेन वहां के हालात में किसी तरह का बदलाव कर पाएंगे या नहीं। क्या इजराइल युद्ध विराम करेगा या बाइडेन के पहुंचते ही युद्ध और भी तेज हो जाएगा? अमेरिकी पहल को समझने के लिए हमेशा बाइडेन और उनके विदेश सचिव ब्लिंकन के बयान को याद रखिए। जो बाइडेन का वह बयान कि ज़ायनिस्ट होने के लिए यहूदी होना जरूरी नहीं है और ब्लिंकन का बयान कि वे भी एक यहूदी हैं। ज़ायनिस्ट का मतलब हुआ कि धर्म के नाम पर अंध राष्ट्रवादी विस्तार। यहूदी समुदाय के भीतर भी ज़ायनिस्ट होने का विरोध किया जाता है, मगर बाइडेन खुद को ज़ायनिस्ट बताते हैं। तो क्या एक ज़ायनिस्ट युद्ध को शांत करने की गंभीर कोशिश करेगा? बाइडेन पर भी अमेरिकी नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने का दबाव है। इजराइल के लिए रवाना होने से पहले बाइडेन ने
फिलिस्तीन के प्रतिनिधि महमूद अब्बास से बात की। सीबीएस के 60 मिनट्स को इंटरव्यू दिया। बाइडेन से पूछा गया कि क्या वह इस समय गजा पर इजराइल के कब्जे का समर्थन करेंगे। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा कि यह एक बड़ी गलती होगी। हमास और हमास के चरमपंथी सभी फलस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और मुझे लगता है कि इजराइल के लिए गजा पर फिर कब्जा करना एक गलती होगी। जबकि इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमास और फलस्तीनियों के बीच में कोई अंतर नहीं। अभी तक जो हालात हैं उससे नहीं लगता कि अमेरिका के हाथ में कुछ भी है। लेबनान और ईरान लगातार इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। जॉर्डन ने कह दिया है कि जॉर्डन और इजिप्ट दोनों गजा के शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करेंगे। इस वक्त दुनिया की कूटनीति दांव पर लग गई है। सभी के सामने 23 लाख लोगों की जिंदगियां, उनके घर मकान सब तबाह किए जा रहे हैं। उन्हें प्यास से तड़पाया जा रहा है, उन्हें गंदा पानी पिलाया जा रहा है। अब दुनिया के ग्लोबल लीडर को तय करना है कि वे गजा को लेकर इजराइल की लाइन के साथ हैं या नहीं, कि गजा में कोई भी निर्दोष नागरिक नहीं है। यही लाइन एक दिन दुनिया के किसी भी हिस्से में दोहराई जा सकती है। यह अजीब दौर है। 20-20 की संख्या में ग्लोबल लीडर दिखाई देते हैं मगर कोई ग्लोबल ऑर्डर दिखाई नहीं देता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।